नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। कल 10 तक देखे थे, आज उसके आगे देखेंगे। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएसएसबी में, तो इसको ध्यान से देखिए और इसकी व्याख्या भी देखते चलिए। आपके बिहार स्टेट और डीएसएसबी के लिए तो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब जो भारत के लिए आर्थिक विकास योजना थी, बॉम्बे प्लान था, लखनऊ प्लान था, दिल्ली प्लान था, कलकत्ता, तो उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1945 की आर्थिक विकास योजना का बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह योजना 1944 से 45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो किसने नहीं लिया था? केवल एक ने नहीं लिया था, दो ने नहीं लिया था, केवल दोनों ने नहीं लिया था। इसमें ऑप्शन में क्या है? केवल दो ने नहीं लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं लिया था। कहते हैं प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था 1930 में, जनवरी 1931 तक राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखो, देशी रियासत सब जोड़ दिया है, आप फंस जाते हैं यहीं पे। देशी रियासत था आपका, मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा थी, उदारवादी थे, दलित वर्ग था, ये सब भाग लिए थे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप वन लाइनर चक्कर पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। कह रहे रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूसी क्रांति 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य भी शामिल थे। कौन सा सही है? केवल जो है एक एवं दो दोनों सही है। इसमें क्या हो गया? एक एवं दो, बोथ एक एवं दो दोनों सही है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग जो था बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन बुद्धिजीवियों ने शासकों का विरोध करने के लिए क्लब और संगठन बनाए थे। 19वीं सदी में इसमें केवल किसान और मजदूर ही शामिल थे, क्योंकि वे जमीन के मुख्य मालिक थे और मानते थे कि वे मूल समाजवादी हैं। कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? समाजवादी, पूंजीवादी, कौन सा? केवल एक समाजवादी बनाता है। समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रहते हैं या काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है और उसका स्थान उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व का बनाता है। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली? देखिए, टेनिस कोर्ट वहाँ भी जिक्र हुआ था और टेनिस कोर्ट यहाँ भी हो गया। 21 जून 1989 को, 21 जून 1789 को, 19 जून 1789 को, 17 जून 1789 को, 18 जून 1789 को। कब हुआ था टेनिस कोर्ट की स्थापना? कब हुई थी? 20 जून 1789 को। ऑप्शन नंबर सी आपका उसमें सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। 20 का सी हो जाएगा। कहाँ गया आपका? देखिए, हम लोग देख रहे थे 20 में, 20 में बता रहे हैं जी, 15 में आपका सी हो जाएगा, 20 जून 1789 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 से। टेनिस कोर्ट की स्थापना 20 जून 1789, याद करिएगा कब? 20 जून 1789, एकदम रट डालिए, को हुई थी। डायरेक्ट पूछ सकता है। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये सरवाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना अली और शौकत अली किए थे, मोहम्मद सिन्हा किए थे, हैदर अली किए थे। तो जो खिलाफत आंदोलन है क्या मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई थे, इन अली के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया गया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग प्रदान किया।
तथा असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का कार्य किया था। अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त कर दिया? तो 1856 को अवध राज्य को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य का समामेलन किया था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले था। कालांतर में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने व्यापक रूप से अपनाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त मैसूर 1799, तंजौर 1799, पेशवा 1801, भोसले 1803, सिंधिया 1804 के सहायक संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? तो जो रूसी क्रांति का नेतृत्व था वो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया था, ना कि सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। जो रूसी क्रांति हुई थी जिसे 1917 की रूस क्रांति भी कहा जाता है। 1917 में 2 क्रांतियाँ हुई थी, जिसमें से पहली क्रांति ने फरवरी में शाही सरकार को उखाड़ फेंका। जो पहली क्रांति थी उसने शाही सरकार को उखाड़ फेंक दिया। दूसरी 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और इस तरह इसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व प्रदान किया। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो थर्ड स्टेट था जैकर नेकर थे, कि जी सिल्वेन वैली थे, मार्कविट्स डी लाफायेट थे, एब सीएस थे। देखिए कितने टफ नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जीन सिल्वेन वैली थे। जीन सिल्वेन वैली को मई 1789 को थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया था, जिसने 20 जून को टेनिस कोर्ट में प्रसिद्ध कार्रवाई का नेतृत्व किया, जिसमें थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान स्थापित होने तक अलग नहीं होने की शपथ ली। थर्ड स्टेट फ्रांसीसी इतिहास में अविभाज्य वर्ग और पादरियों के साथ 3 आदेशों में से एक था, जिसमें से सदस्यों को पूर्व क्रांतिकारी स्टेट्स जनरल में विभाजित किया गया था। यह लोगों में विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करता था और जून 1789 में इसके प्रतिनिधियों ने खुद को एक नेशनल असेंबली में बदल दिया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। पेट्रोग्राद में रोटी ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? जब रोटी कमी हुई थी तो कौन सी क्रांति थी? तो वो थी फरवरी क्रांति छिड़ गई थी। क्या? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। 1917 में रूस में 2 क्रांतियां घटित हुई, सबको पता होगा। पहली फरवरी 1917 में, जिसे फरवरी क्रांति कहा गया, जो पेट्रोग्राद ने रोटी इसे बोलते हैं ब्रेड की कमी के कारण घटित हुई। दूसरी अक्टूबर 1917 की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 से। लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये तो हो ही गया 19, 20, 21। अब देखते हैं भाग 2 में। ये हमारा भाग 1 था। भाग 2 में देखते हैं क्या है। भाग 2 में हमारा चलेगा, इसमें आइए देखते हैं। भाग 2 में कह रहा है, तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1920 में कार्ल स्मिथ ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकवाद पर हमला किया। कौन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 एवं 2 दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर हमारा होगा बी हो जाएगा। इसमें होगा तानाशाही सरकार के रूप में जिसमें एक या छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। कार्ल स्मिथ एक रूढ़वादी जर्मन कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्मिथ के अक्सर उपरिवाद, संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी संदेशीवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक माना जाता है। उनकी पुस्तक द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संसदीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र की वैधता पर हमला किया। मार्टिन हाइडेगर जो थे 1889 से 1976 एक जर्मन दार्शनिक थे, जिनका काम शायद सबसे आसानी से घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ा है।
मार्टिन हाइडेगर ने कहा कि हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी से बंधे रहते हैं। उनके विचारों ने समकालीन यूरोपीय दर्शन के विकास पर एक मौलिक प्रभाव डाला। 2 में देखते हैं, वर्साय संधि से कौन से प्रावधान सही हैं? वर्साय की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। अनुच्छेद 231 से जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। तो कौन सा सही है? इसमें से एक और नियम दोनों सही हैं। वर्साय की संधि को यूरोप की सीमा ने फिर से बनाया तथा अनुच्छेद 231 में जर्मनी का युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया। वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया, जिससे उसकी सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया। इसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कायांत्रिक चट्टानों की कौन सी विशेषताएं सही हैं? इसमें देखिए एक सीरियल वाइज हिस्ट्री से कर दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे काम करिए, एकदम वर्ल्ड हिस्ट्री रटिए। ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एक कठोर होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। कांग्लोमरेट कायांत्रिक चट्टानें एक प्रकार की हैं। देखिए टोटल NCERT बेस्ड हैं, इनके बारे में आप बात करिए। इसका आपसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों का इसमें C हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात कर लेते हैं कायांत्रिक चट्टानों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अत्यधिक दाब के कारण ये चट्टानें अपने मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर हो जाती हैं, अतः कथन 1 सही है। इसके अतिरिक्त चट्टानों में जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं, अतः 2 भी सही हैं। कांग्लोमरेट चट्टान शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, अतः कथन 3 गलत है, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। किस वर्ष में जर्मनी में औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साय की संधि से सैन्य व निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? 1935 में वर्साय की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 1993 में जर्मनी में घोषणा की कि वह निरस्त्रीकरण और राष्ट्रसंघ दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी या वर्साय की संधि सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों के बाध्य नहीं है। स्टेट कॉर्पोरेशनिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया था? तो किस विचारधारा ने जोर दिया था? फासीवाद ने, समाजवाद ने? तो वो फासीवाद ने उस पर विचार किया था। केवल 1 सही होगा। जो कॉर्पोरेट स्टेटिज्म है, स्टेट्स कॉर्पोरेशनिज्म जो है, स्टेट कॉर्पोरेशनिज्म और जो है कॉर्पोरेट स्टेटिज्म, एक राजनीतिक संस्कृत और निगमवाद का एक रूप है, जिसके अनुयायी जो होते हैं मानते हैं कि कॉर्पोरेट समूह जो समाज का आधार बनता है वह राज्य है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में फासीवाद इटली को कॉर्पोरेट राज्य लागू किया गया था, जो आर्थिक समूहों के समायोजित हितों के बजाय देश के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की इच्छा को प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह जोबियन ग्रह की श्रेणी में आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शनि ग्रह को, स्टेरन जिसे बोलते हैं, उसे शनि ग्रह को जोबियन ग्रह की श्रेणी में आता है। कुछ अभिलाक्षणिक समानताओं के आधार पर ग्रहों को 2 समूहों में विभक्त किया गया है, पार्थिव ग्रह और जोबियन ग्रह। अगर पूछे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 में, पार्थिव और जोबियन। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? हमारा बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी, मंगल आ जाएगी। ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी के लगभग समान होती है। वहीं जोबियन ग्रहों के अंतर्गत हमारी बृहस्पति आ जाएगा, शनि, अरुण, वरुण आते हैं, जिनकी संरचना हमारे बृहस्पति के समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? ऐसी प्रक्रिया देखना है जो जल चक्र में शामिल हो। वाष्पोत्सर्जन होता है? हाँ होता है। संघनन जल में होता है? होता है। ऊर्ध्वपातन जल में नहीं होता है। तो वाष्पोत्सर्जन और संघनन दोनों क्रिया इसमें बात करते हैं। जलीय चक्र उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र है जिसमें होकर पानी वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव या ठोस रूप में बरसता है और उसके पश्चात वह भूपृष्ठ के
ऊपर या उसके भीतर बहने लगता है एवं अंततः वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में पहुंच जाता है। जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपैरेशन, संघनन, वर्षण, अफवाह जैसी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रयागराज सबको पता हो गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जो 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अवस्थित है। प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्षों में कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ तथा तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को, 23 जनवरी को, 21 जून को, 22 सितंबर को। कब पड़ती हैं? तो 21 जून को लंबवत का जिक्र किया जाएगा। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। मकर पर कब होंगी? 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 दिसंबर को कहाँ पे होंगी? विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा पर कब होंगी? 21 जून को। ये तीनों पॉइंट चारों याद किए रहिए। कहाँ से पूछे? कुछ तथा नहीं है। रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में डॉट में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1825 में, 1824 में, 1826 में, 1827 तो 1826 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। आइए देखते हैं रॉबर्ट ओवन के बारे में। रॉबर्ट ओवन एक प्रमुख अंग्रेजी कपड़ा निर्माता, परोपकारी और समाज सुधारक थे। साथ ही यूटोपियन समाजवाद और सहकारी आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें अपने श्रमिकों के लिए कारखाने में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और प्रयोगात्मक समाजवाद समझाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनका मानना था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगर पूछे ब्रिटिश समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं पृथ्वी की नीफे परत सम्मिश्रण है। नीफे लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डॉट आयरन और टिन, सोडियम और सेलेनियम, निकिल और आयरन, सिलिकॉन और आयरन। तो किसकी है? वो निकिल और आयरन की है, सम्मिश्रण है किसका? पृथ्वी के अंतरतम को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। सियाल, सीमा, निफे। डायरेक्ट पूछा जो सबसे ऊपरी परत होती है या सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित होती है। सीमा सियाल के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक सीमा परत में पाया जाता है, जो सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी होती है। यही पूछता है कौन किससे बनी होती है। निफे जो है सीमा 63 से 71 किलोमीटर गहराई तक निफे परत का विस्तार होता है। निकिल तथा आयरन फेरस से निर्मित हैं, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोवियत जो है जमरन अनाक्रमण संधि 1939, लॉजेन की संधि 1923। इसमें से कह रहा है कौन सा सुमेलित है? 1 एवं 2 दोनों सुमेलित हैं। 23 अगस्त 1939 को मॉस्को में सोवियत जर्मनी अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के माध्यम से जर्मनी ने सोवियत संघ से आक्रमण के बाद पोलैंड को आपस में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की। अनाक्रमण संधि में पार्टियां अगले 10 वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने पर सहमत हुई। लॉजेन की संधि 1922 से 23 के लॉजेन सम्मेलन के दौरान बातचीत की गई एक शांति संधि थी और 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के लॉजेन के पालिस डी रूमिन में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि ने तुर्की और के आधुनिक राज्य की सीमाओं को मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? दिन और रात की वैकल्पिक अवधि, वर्ष की अवधि किसके लिए उत्तरदायी है? तो बताइए। केवल 1, केवल 2, 1 एवं 2 दोनों। तो इस बात करते हैं केवल 1 के लिए है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन होती है, एक परिक्रमण। बहुत बार पूछता है। अब घूर्णन क्या होती है? घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात की वैकल्पिक अवधि होती है। किसके कारण? घूर्णन के कारण। क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है, जिस कारण इसके सामने के भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, यहाँ दिन होता है, तथा पीछे के भाग में रोशनी न प्राप्त होने के कारण रात होती है। परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है। पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है, अतः घूर्णन 2 परिणाम सही नहीं है। हिमनदों के निक्षेपण
के परिणाम स्वरूप गोल हम्मक के झुंड ढेर जमाव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ड्रमलिन कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत हिट क्वेश्चन। हिमनदों के जो निक्षेप के परिणाम स्वरूप जो हिमनद होते हैं उनका जब निक्षेप हो जाता है उसके फलस्वरूप गोल आकार के छोटे छोटे टीले नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं जो बचती है उसे महक कहते हैं। जब हम महक झुंड या ढेर के रूप में प्राप्त होता है तब उन्हें ड्रमलिन कहते हैं। जब उनका एक समूह बन जाता है, एक ढेर बन जाता है तो उससे महक को हम क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। ड्रमलिन का आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान हो जाता है। सैकड़ों की संख्या में पाया जाने सामान्य बात है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आज 20 तक और देखेंगे। इसमें उष्मांक ताप व्यक्त किया जाता है सेल्सियस द्वारा, फ़ारेनहाइट द्वारा, 1/2 दोनों द्वारा। तो 1/2 दोनों द्वारा उष्मांक पॉइंट ज्ञात किया जाता है। जिस ताप पर वायु संतृप्त हो जाती है उस ताप को ही उस वायु का उष्मांक बिंदु ड्यू पॉइंट कहते हैं। इसे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों में व्यक्त किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। यदि वायु का तापमान उसके उष्मांक से कम हो जाता है तो इस अतिरिक्त जलवाष्प का संघनन होने लगता है। पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? तो वो भूवैज्ञानिक को आइए देखते हैं हम लोग कौन थे, पूछ रहा है। चांग हेंग थे, जॉर्ज कुवियर थे, अल्फ्रेड वेगनर थे, DER वार्ड नील थे। कौन थे? तो वो चांग हेंग थे। चांग हेंग जो चीन के दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले 132 ईस्वी में भूकंप का पता लगाया, चीनी थे। सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया चांग हेंग। सिस्मोस्कोप एक बड़ा कलख था जिसके बाहर 8 ड्रैगन के सिर से, जिनका मुंह कंपास की 8 प्रमुख दिशाओं की तरफ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। कब किया था? 6 अप्रैल 1917 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 6 अप्रैल 1917 को किया था, मतलब अप्रैल 1917 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं, अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मन नौकाओं द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को क्या किया गया? डुबो दिया गया, जिससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सामने लाया गया। अभी तक जितने क्वेश्चन आप देख सके हैं, लगभग 30 क्वेश्चन हमने कराया आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से DSSB के लिए वर्ड हिस्ट्री तैयार करिए। और हम बात करते हैं BPSC ट्राई 3 के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतिहास से, वो भी ये क्वेश्चन देखें। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे हिस्ट्री वाले। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, 20-20, 30-30 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है व्याख्या के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।